जा रहे हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। ये इंसानी जिंदगी से खेला जा रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण जो हैं, अब लगता है उनको बंगाल में कोई काम नहीं रह गया है कि एक ही मुद्दा है उनके लिए, किसी तरह से दीदी को, खासकर ममता जी को, जो आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो हैं ही, कद्दावर हैं, सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस करते हैं लोग कि देश में अभी एक ही महिला मुख्यमंत्री है और उसके साथ साथ महिला मुख्यमंत्री का जो करिश्मा देखा है उन्होंने कि आज तक भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले उसके बावजूद अपनी जगह नहीं बना पाई है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन के जरिए या कुछ कांड करके पिछली बार कुछ सीटें अपोजिशन के तौर पर लेकर हासिल कर ली, लेकिन इसके पहले देखें और अब बाद में भी देख रहे हैं कैसे उतार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। घबराहट है। ये पहले शुरुआत की इन्होंने, अगर आपको याद है, दीदी का अपमान करने की, दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, हमारे मित्र और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही कर रहे थे। बड़े ताज्जुब की बात थी कि इतने बड़े गरिमा वाले पद पे रह के हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं कि इतना मखौल, इतना मजाक उड़ाने की कोशिश की दीदी ओ दीदी ओ दीदी करके, और बगैर बात के, बगैर कोई इश्यूज के, बगैर किसी विषय की गहराई के इतना बोलते गए। बंगाल की जनता ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और जो कह रहे थे कि हम स्वीप करेंगे, और उनके लोग ये कह रहे थे, हमारे चाणक्य जो हैं, तथाकथित चाणक्य, हमारे मित्र अमित शाह, वो कहते थे 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे और इस बार 200 से ज्यादा सीटें बंगाल में लेके आएंगे। वो दीदी और दीदी ये तमाम मखौल के बाद 200 तो आई, लेकिन वो ममता बनर्जी जी की आई, उनके पाले में गई, उनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सीटें 200 से, और इनके परखच्चे उड़ गए। उसके बाद आप याद करें, कि पूरे देश में एक ही था जो उपचुनाव, वो बंगाल में हुआ था, आसनसोल में, जिसमें कि मैं, आपका योर्स ट्रूली, मैं वो चुनाव लड़ रहा था और मुझे लड़ाया गया था। मैं ममता जी के आदेश को अध्यादेश मानकर उस चुनाव में आया और वहां पे तमाम हरकतें, तमाम बीजेपी के लोग, तमाम क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं किया, क्या नहीं कर सकते थे, जो नहीं किया, उसके बावजूद हमारी जीत हुई। वो ममता जी के नेतृत्व में 2/3 मतों से ज्यादा, यानी एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए उपचुनाव में हम जीते वहां पे, और बहुत अच्छी तरह जीते। रिकॉर्ड आप तमाम लोगों को पता है। उसके बाद फिर जब चुनाव आया तो संदेश खाली का मुद्दा उठाया। संदेश खाली में क्या क्या नहीं अपमान किया, क्या क्या नहीं कोशिश की, क्या क्या बदनाम करने की कोशिश नहीं की, तरह तरह के गलत वीडियो जाहिर के वहां पर जारी किए, वीडियो चलाया, ये करके कितना अंतोगत्वा क्या उनका भंडा फूट गया और वो सारे वीडियो उनके खिलाफ ही आ गए। लोगों ने बता दिया कि संदेश खाली में, और जो संदेश खाली की महिला इनकी उम्मीदवार थी, जो जीत, लोगों ने कहा कि हीरोइन बन के आ रही है, नहीं, हीरोइन पॉलिटिकल मामले में, और जीतेंगी। अल्टीमेटली क्या वो खुद भी हार गई और चुनाव भी सारे हार गए। ये देखा। अब उसके बाद अब कुछ नहीं मिल रहा है। बिहार में चुनाव है और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बंगाल में चुनाव है। इसको देखते हुए उधर उन्होंने खोला हुआ है, एक नया ड्रामा शुरू किया है मुर्शिदाबाद का। मुझे बहुत दुख है, ये जहां भी है, ये मुस्लिम बाहुल्य अगर कोई सही माने में कहें तो मुर्शिदाबाद भी एक एरिया है, लेकिन आप देख रहे हैं वहां जो मृत्यु हुई है, जो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। कहीं दंगा फसाद तो होना ही नहीं चाहिए, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। कुछ सालों से एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण कि हिंदू खतरे में। आप 100 करोड़ के करीब रहते हैं यहाँ पे, आप करीब 20-25 करोड़ रहते हैं यहाँ पे मुसलमान, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स या उनका मुस्लिम परिवार। अब आप वो उनका तो सुनते आदत है,
पहले उनका सुनते आते थे कि सो वो मुसलमान इस्लाम खतरे में है चाहे मुस्लिम खतरे में। अब यहां चल रहा नया नैरेटिव कि हिंदू खतरे में। क्यों खतरे में है भाई? आप सर्वधर्म समभाव के साथ अगर हम चल रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, अब बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं, या पूरा देश चाहता है कि सर्वधर्म समभाव हो, ये भावना होनी चाहिए। उस बीच में आप क्या नैरेटिव दे रहे हैं कि साहब इतने मुसलमान मारे गए, इतने इतने हिंदू मारे गए। हिंदू नहीं मारे गए, मुसलमान भी नहीं मारे गए, सबसे पहले भारत मां की संतान मारे गए, हमारे अपने लोग मारे गए। सर्वधर्म समभाव का तकाजा है कि जो हमारे भारत देश में है और जो भारतीयता जिसके अंदर है, जिसके अंदर भारतीयता है, जो भारत को मानता है, जो भारत का नागरिक है, वो सब भारत मां की संतान है। क्या किसी जाति का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। अब वहां पे नैरेटिव को हम जानते हैं, जो भी हुआ बुरा हुआ। अभी तक खबर जो आई है कि दो लोगों की मृत्यु हुई है, और दो अगर मृत्यु हुई है, अगर उनकी भाषा में कहे तो दो अगर हिंदुओं की हुई है तो एक मुसलमान भी मारा गया। कितनी जगह आप सुन रहे हैं कि एक मुस्लिम मारा गया लड़का? आप सिर्फ सुन रहे हैं दो हिंदू मारे गए। ये क्या मतलब है? दो हमारे परिवार के सदस्य मारे गए, दो हमारे बच्चे मारे गए, दो भारतीय मारे गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं दो हिंदू मारे गए, और फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर दो हिंदू मारे गए तो एक मुसलमान भी मारा गया है। जख्मी इतने लोग हुए, बहुत मुस्लिम भी जख्मी हुए हैं, बहुत हिंदू भी जख्मी हुए हैं। और उसके बाद आप जब जो लोग पकड़े जाते हैं उसमें से ये भी सच है, इसको दबाया जा रहा है क्योंकि हम साफ हिंदी भाषा, वहां लोग बंगाली भाषा वाले ज्यादा है रहते हैं, और जो लोग पकड़े गए वो बहुत साफ भाषा में, उनको बंगाली भी नहीं आती, और वो लोग पकड़े गए। तो क्या इसके पहले साजिश नहीं? तो क्या कहूं कि ये जो है कहीं बाहर से लाया गया लोगों को, या बाहर से बुलाया गया लोगों को, या बाहर से आए हैं लोग, ये इस जघन्य कांड में शामिल होने, उनको शामिल कराया गया है। ये बहुत दुखदायक है, बहुत चिंताजनक है। बीजेपी आप लोग के खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोगों ने पिटीशन डाला है, उसमें बीजेपी से रिलेटेड लीडर्स हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इस पर कोई अभी फैसला नहीं देंगे, तो जो ऑलरेडी हमारे ऊपर बैसेंस का आरोप लग रहा है। क्या आपको लगता है कि सही में बंगाल में जो है आज न कल कहीं प्रेसिडेंट रूल लागू करवा दे बीजेपी? मेरा अपना ख्याल है कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए सही मायने में, तो केंद्र की सरकार के ऊपर लगना चाहिए। कि केंद्र की सरकार जो नारा देती थी कि चपकी बार 400 के पार, तो 400 पार तो ला नहीं पाई, 300 पार भी नहीं ला पाई, 250 पार भी नहीं पहुंच पाई, और पहुंची एकदम जितने विपक्ष है उन्हीं के करीब आसपास। एनडीए मिलाने तो थोड़े ज्यादा, और उसमें भी बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है। कहीं इसका बौखलाहट तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है कि आप जो करना चाहते थे, आप जो संविधान बदलना चाहते थे, अब शायद उतनी आसानी से नहीं बदल रहे, हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं आप। 10-10, 11-11 साल के बाद आप जागते हैं, 365 दिन आखिरी दिन होता है किसी पे चार्जशीट ये लागू करने का, और उस दिन आप 365वें दिन आप राहुल गांधी पे सोनिया गांधी जी चार्जशीट दाखिल करते हैं नेशनल हेराल्ड के। दुनिया जानती है ये फंसाने की कोशिश है, दुनिया जानती है कि सब पॉलिटिकल मामला है, सब ड्रामाबाजी है। आप उस पर 365वें दिन में ये कर रहे हैं। क्या पब्लिक एकदम समझदार नहीं है? क्या पब्लिक को बिल्कुल समझ नहीं है क्या इन बातों का? मामला है जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को 3 दिन तक पूछताछ हुई, चार्जशीट हो गया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कैसे देख रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा तक को 3-3 दिन तक ईडी बुलाते रही कंटिन्यू। मैं वही कह रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, दुनिया देख रही है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल मामला दिख रहा है, सारा पॉलिटिक्स से भरा हुआ, राजनीतिक बदले के लिए या राजनीतिक ड्रामा है। ये सब क्या कर रहे हैं आप? सब पब्लिक जान रही, किसी से पूछ लें आप। इन्होंने अभी तक इतने ज्यादा ईडी को आपने इस्तेमाल किया है या दुरुपयोग किया है इन संस्थाओं का कि साहब 95-96% केसेज आज तक आए हैं। कन्विक्शन रेट तो आपका 0 के बराबर ही है करीब, लेकिन 95-96% लोगों पर जो केस हुआ है वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों पे ही हुआ है। ये क्या तमाशा है?
आप ईडी को बदनाम कर रहे हैं, सीबीआई जैसी संस्था को बदनाम कर दिया आपने। रात के 12 बजे के बाद उनके यहां पहुंच जाते थे आप पुलिस लेके। बताइए, सीबीआई के ऑफिस में पुलिस लेके पहुंचे हैं। ये सब अच्छा केस कोई आ गया उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए। ये लोग समझ रहे हैं आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सत्ता का अभी वक्फ बोर्ड की जो बात आई है, ये 2009 में नहीं आई जब उस समय संशोधन हुआ था, 2013 में नहीं आई जब उस समय संशोधन हुआ था, और 13 के बाद सिर्फ आपको 25 में 2025 में आप उस पर इतना हंगामा, इतना ड्रामा कर रहे हैं। आपके पास इतना प्यार हो गया है आपको एक विशेष समुदाय से कि अचानक आपने कहा कि नहीं साहब, उन विशेष समुदायों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही, ज्यादती हो रही है। तो आपको जो लोग तो ठीक ही कह रहे हैं कि आप उस खास समुदाय के लोगों को एक सीट नहीं देते हैं। आप एक पार्लियामेंट में एक सीट नहीं है उनकी, हमारे मुस्लिम समुदाय की। वहां पे एक सीट नहीं है आपके पास, वहां पे यूपी असेंबली में। आप ये करते हैं। बिहार में आप उनके सहयोगी हमारे मित्र ही हैं यहाँ पे, जो मुख्यमंत्री हैं, वो 11-11, 12-12 आदमियों को देते हैं उस समुदाय के लोगों को, कि एक को जिता नहीं पाते हैं। एक अभी उनके पास मुश्किल से, हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स के पास एक है उनके पास, वो भी राज्यसभा में, कोई शायद गुलाम अली साहब हैं, कोई हैं वहां पे, यहाँ पे। और कोई एक कैंडिडेट नहीं है आपका। एक को आप किसी पद पे, मंत्री छोड़िए, मंत्री संतरी बनाकर नहीं रखा है आपने। और आप उसके बाद कहते हैं कि इतना लगाव है साहब कि हमको 11-15 साल बाद, 12 साल बाद, 14 साल बाद हमको अचानक याद आ रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। और वक्फ बोर्ड का जो इतना करके आज पूरे देश में एक डिवीजन की स्थिति पैदा कर दी है। बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से तो नहीं है? मेन तो बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से लोग बता रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से, तो हमारे केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए, ताकि ये सब हरकत ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं। ये हमारे लोगों में ये तनाव ना पैदा करें, चुनाव के वक्त में तनाव पैदा कर रहे हैं। साफ इसका उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आ रहा है। इसलिए जब देखो कोई बात तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। बंगाल में क्या हुआ भाई? इतनी सुख शांति बंगाल में शायद देश में कहीं नहीं होगी। मैं वहीं का एमपी हूं, सांसद हूं अभी, आसनसोल, जो दूसरा सबसे संपन्न रेवेन्यू के मामले में वो डिस्ट्रिक्ट है सबसे। वहां पे मैं देखता हूं कितनी सुख। वहां पे तो नारे लग रहे हैं चारों तरफ, भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। पूरे बंगाल में ऐसा है। 30% है कि 33% है कि 35% वहां मुस्लिम परिवार रहते हैं। आज तक तो मैंने नहीं सुना कभी कोई ऐसा दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ। कई बार करवाने की कोशिश की है, हमने सुना है कि करवाने की कोशिश करते हैं, आता है, थम जाते के लोग जानते हैं और मानते हैं कि भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, जियो और जीने दो, प्यार से रहो और सबको प्यार से रखो। बंगाल के राज्यपाल जो हैं लगातार जो है अफेक्टेड एरिया को विजिट कर रहे थे, इस पे मीटिंग कर रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी तबीयत खराब हो गई है और अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे अभी आपने ही खबर किया है कि बंगाल के गवर्नर साहब की तबीयत खराब हुई है। मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, वो भी मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी उनकी बहुत कदर करता हूं, बहुत मानता हूं। पॉलिटिक्स अपार्ट, मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे उनकी बहुत कदर करता हूं। बहुत लर्नेड आदमी है, अच्छे आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। ये गवर्नर जैसे चेन्नई में, तमिलनाडु में जैसे हुआ, आपने देखा कि गवर्नर को वहां कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उनके फैसले, उनके फाइलों को रोकना अवैध था, इलीगल, गलत है। उसके बाद अगर यही किसी ऑपोजिशन का गवर्नर होता, उस पर क्या हुआ होता? कोई एक्शन नहीं ये करके। इसीलिए मैं कहा केंद्र सरकार पे लगना चाहिए ये अपना प्रेसिडेंट रूल। वो जो ऐसी हरकतें और ऐसी ज्यादतियां करते हैं। जहां तक बंगाल के गवर्नर का सवाल है, मुझे आपसे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जरूर कोशिश करूंगा एक दिन उनको जाकर उनसे मिलने की, उनको देखने की और अपने गुड विशेष लेके और उनके अच्छी उम्र की कामना करने और उनके स्वस्थ होने के लिए मैं दुआ करूंगा। जरूर बहुत अच्छे इंसान है, मेरे साथ तो बहुत अच्छे संबंध है। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है या क्या
करवाया जाता है वो अलग इशू, उस पर नहीं बोलूं। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे बातचीत करते हुए कहा कि भारत में जो है इलेक्शन कमीशन है कहीं ना कहीं बायस है या कुछ न कुछ उसके अंदर गड़बड़ियां हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो कह रहे हैं वो सही बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? पहले इसको ऐसे लेके चलते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, और अभी हाल फिलहाल भी कहा है उन्होंने, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, जब दुनिया एक परिवार है तो क्या यहां और क्या वहां, और आज कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है, स्पीड इतनी बढ़ गई है। 1 मिनट में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था पूरे दुनिया को पता चल गया था। जब उन्होंने कहा था भारत में कुछ साल पहले पैदा होना शर्म की बात थी, ये जब उन्होंने कहा था, खुद लोगों ने कहा कि बहुत देश का अपमान किया। उन्होंने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महात्मा गांधी के आने के बाद ही लोगों को पता चला, ये कि गांधी फिल्म आने के बाद पता चला हिंदुस्तान के बारे में लोगों को। क्यों, जब तक गांधी फिल्म नहीं आई थी तब से एक यहाँ पे बड़े 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 विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल्स, एक से एक प्रोफेशनल्स, एक से एक एलिट्स, एक से एक साधु संत, क्या हमारे यहाँ नहीं थे? क्या महर्षि महेश योगी उसके पहले नहीं थे? क्या अपने आचार्य रजनीश उसके पहले नहीं थे? ये रामानुजम से लेके दुनिया के इतने बड़े बड़े रविंद्रनाथ टैगोर से लेके इतने बड़े बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये और इतने लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ऐसे महान हस्तियां जो हैं, ये सब नहीं थे? क्या यहाँ के लोगों ने दुनिया में जो आज अमेरिका, इंग्लैंड में करीब करीब 33% से ज्यादा डॉक्टर्स और बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स और सीईओज वो भारतीय मूल के हैं, हिंदुस्तान के ही हैं या हिंदुस्तानी मूल के हैं। ऐसे लोगों को अब वो कह रहे हैं कि गांधी फिल्म आने के बाद आप जानते 1 मिनट के अंदर सारी बातें आ गई। तो आप जब कहते हैं वहां पे विदेश में जाके, तो आपके जो गोदी मीडिया होती है, चाहे जो आपका अपना ब्रिगेड होता है, वो तो वाह वाह सर क्या बात की, क्या विद्वता की बातें की, वाह वाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और जब इधर कहते हैं तो वाह, जो तुम कहो तो रासलीला, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा कैसे होगा? राहुल गांधी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य। पहले सवाल ये उठना चाहिए, जो कहा है सत्य कहा है कि नहीं कहा है। आज तो दुनिया जान रही है और दुनिया मान रही है कि जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। ये पूरे ऑपोजिशन की आवाज ही नहीं, पूरे इंडिया ब्लॉक की ही आवाज नहीं है, बल्कि पूरे देश की, दुनिया जहान की आवाज है कि गड़बड़ी तो बहुत हुई है चुनाव में। मैं पटना के चुनाव में अभी तो पटना में जब चुनाव लड़ा था, मैं हारा या हरवाया गया, दुनिया को पता है कैसे हुआ। अचानक जिस तरह से खेला हुआ है यहाँ पे, और अब साहब डिस्क्रिपेंसीज आया, उसके कोर्ट में केसेस भी गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब जो चुनाव आयोग जैसा रहा, अभी महाराष्ट्र का जो उन्होंने बताया है, एग्जाम्पल दिया है कि 2 बजे सुबह तक भी एक चुनाव, एक वोट में 3-3 मिनट लगते हैं। अगर 2 बजे सुबह तक भी होता तो 65 लाख नहीं पूरे होते। और कहां से 65 लाख पूरे हो गए? आपको 5:30 बजे का 5:30 का आंकड़ा कुछ और है, 7:30 के बाद का आंकड़ा ये ऐसा, ये तो बहुत। और अगर नहीं कहते, यहां कहते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। राहुल गांधी, तो सरकार तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। अब यहां तो चलने नहीं देते हैं आप। अभी भी जो मेजोरिटी आपके पास है उसके हिसाब से मेजोरिटी पे ही तो कहा, वक्फ बिल पे भूतपूर्व रमन्ना जो चीफ जस्टिस रहे हैं, इतने क्रेडिबिलिटी रही है उनको, उन्होंने क्या कहा है कि वक्फ बिल जो जीता गया है पार्लियामेंट में, वो मेरिट के आधार पर नहीं जीता गया है, संख्या के आधार पर जीता गया, नंबर्स के आधार पर जीता गया। तो जो भी नंबर्स है उसका खेल करते हैं आप यहाँ पे। तो अगर राहुल गांधी ने यही बात की, जो कोई गैर कानूनी बात नहीं की, गैर संवैधानिक बात नहीं की,
और आज कम्युनिकेशन इतना तेजी के साथ चल रहा है, बढ़ जाता है 1 मिनट के अंदर। इंटरनेट है आपके पास, ऑनलाइन है आपके पास क्या नहीं है, सेल फोन है, मोबाइल, सारी दुनिया है। 1 मिनट में कम्युनिकेट हो गया। तो वहां क्या और यहां क्या, वसुधैव कुटुंबकम, जो कहा सत्य कहा है। और याद रखिए, शायद इस पे एक्शन होगा और फिर यकीन मानिए सत्य में वो जयते। बिहार में आप हैं सर, पटना में भी, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। आपके मित्र जो आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, उनके तबियत के बारे में कहा जाता है कि ठीक नहीं, उनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, उनको कुछ लोगों ने हाईजेक कर लिया है। क्योंकि आप बहुत नजदीक से जानते हैं, क्या आपको लगता है कि सही है? और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव पिछली बार कुछ सीटों के लिए रह गए थे, इस बार वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नितिन जी सही में हाईजेक है? मैं नहीं कहूंगा, मैं बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं हूं, और मैं किसी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का इशू होता है अगर, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलता हूं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ हो सकता है। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे लगे कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं। चाहे वो तो मित्र हैं, तो मैं तो मित्र मानता हूं उनको, उनकी इज्जत करता हूं। अब मैं सुनता हूं, जरूर आपसे ही सुनता हूं, आप लोगों से सुनता हूं, चिंता होती है, बहुत सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में, और ये भी कौन अब चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसको बनना चाहिए, इस संबंध में अभी मैं उस समय तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक बिहार का चुनाव अनाउंस न हो जाए। जब बिहार का चुनाव अनाउंस हो जाएगा, तब देश के एक जागरूक नागरिक की हैसियत से, या एक सहयोगी होने के नाते, या देश की राजनीति को जो बहुत सालों से करीब से देख रहा हूं, उसकी जो थोड़ी बहुत समझ है, उसके आधार पर तब मैं बात करूंगा या तब मैं बात करना शुरू करूंगा। योगी जी भी अब लगातार जाने लगे हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के मुद्दों पर अब योगी जी ही खुलकर बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ। क्या लग रहा है कि घबराहट है, बौखलाहट है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से कुंभ हैंडल हुआ है या मिसहैंडल हुआ है, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मैं योगी जी को भी मित्र समझता रहा हूं, मानता हूं, और मैं सरकार पे कहूंगा, आज तक जिस तरह कुंभ को हैंडल किया गया है, कुंभ जो प्रोपेगेंडा के आधार पर चला है कि 140 सालों के बाद ये कुंभ आ रहा है, किसने कहा, किसने देखा, हर 12 साल पे आता है, वह आपने 144 साल, 140 साल कर दिया। आपने कुंभ में जितने लोगों की मृत्यु हुई, उसके आंकड़े आज तक नहीं पेश किए आपने, कितने घायल और कितने मरे वहां पे, आप उनके लिए क्या किया, क्या मुआवजा, कितना मुआवजा, किसको उसको दिया, किसको नहीं दिया, उसकी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। पानी के बारे में भी आया कि आपकी अपनी एजेंसीज ने कहा कि बहुत ही गंदा पानी था। हालांकि मैं आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूं कुंभ के, हमारी पत्नी खुद गई थी अपने मेरे परिवार की तरफ से, और हमारी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा वहां गई थी, वहां डुबकी लगा कर आई। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे दोस्त मोदी जी वहां गए थे, डुबकी नहीं लगाई थी। हालांकि उनके लिए अलग तरह से पानी का इंतजाम कराया गया था और नीचे प्लेटफॉर्म रखा गया था, वो अलग इशू है, लेकिन डुबकी नहीं लगाई उन्होंने, सर तो बाहर ऊपर ही रखा, बाहर ही रखा। बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो हो सकता है कि अब योगी जी को जबरदस्ती भेजा, उनके पास अब ढंग के नेता रह नहीं गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनकी थोड़ी बहुत पहुंच हो, जो थोड़ी बहुत मान्यता अभी भी हो, तो इसलिए शायद योगी जी को बंगाल का देखते हुए भेजा जा रहा है वहां पे। बिहार में शायद ना भेजें कि बिहार में शायद उनकी उतनी चले नहीं, लेकिन बंगाल में वो मठ वगैरह बहुत हैं, वहां पे मंदिर वगैरह बहुत हैं, तो वो कोशिश करेंगे वो लोग भेजें। बहरहाल ही उनका अपना मामला है। अंतिम सवाल सर इसका, जिस तरीके से हम ये नहीं कह रहे, लोग ईडी पे पहले सवाल उठते थे, सीबीआई पे आप लोग उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठने लगे हैं, चीफ जस्टिस पे सवाल उठने लगे हैं, तो ये कैसे देख रहे? तब तो फिर कोई संस्था ही नहीं बचेगा सुप्रीम कोर्ट पे अगर सवाल उठने लगे। देखिए, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, बहुत लोग आप भी जानते होंगे, आप भी सुने होंगे कि जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, बहुत लोग उसमें सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, या 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में, लोग कहते थे, अभी भी कहते हैं कि राज्यसभा में कैसे चलेगा चीफ जस्टिस, कोई कूलिंग पीरियड नहीं, कुछ नहीं, चीफ जस्टिस चलेगा वहां। लेकिन हम सब लोग इस बात को मानते थे और कहते हैं अभी भी, जैसा आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट है,
अब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पसंद ना भी आए तो उसके बाद कहां जाएं, किसको बोलेंगे हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, हम उसमें आस्था है हमारी, हम विश्वास है उसमें, और हमको करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और आप अपनी बुद्धि से तमाम जजेस की बुद्धि को जज करेंगे, जिसके पीछे आर्गुमेंट लगा है, जिसके पीछे इतने सालों की मेहनत हुई है, इस तरह अचानक जोश में आप कह जाएं तो मैं नहीं समझता वो ठीक होगा। मैं बहुत कदर करता हूं और मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और उठाना भी नहीं चाहिए, भले आपको जजमेंट पसंद आए या जजमेंट पसंद ना आए।